स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट विथ एक कहानी। यह भी लास्ट क्लास फर्स्ट पार्ट खत्म किए थे, अभी आगे देखिए क्या होता है करके। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। मेरा गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव को ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सीमित सी नहीं जाती, बल्कि गढ़ने गढ़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्त स्वभाव पर मैं कभी बंधा बनना चाहती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभलने के बाद से ही जिस पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है। कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं परिच्छाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका असल अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। देखो यहाँ पर मनु भंडारी जी क्या कर रहे, वे तो काले थे और बचपन में क्या है, दुबली और पेशेंट के जैसे, मरियल के जैसे थे। गोरा रंग जो है वो पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में लेखिका से भी 2 साल बड़े उनकी बहन जो थी वो खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख जो थी, उसके कारण से सुशीला जो है उससे हर बात में इनकी तुलना की जाती थी और सुशीला की प्रशंसा होती थी। क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन, तो क्या कह रहे, तो ऐसी गहरी हीन भावनाएं जो है वो ग्रंथियां जो पैदा हुई, वो आज क्या हुआ है, नाम सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ पाने के बावजूद भी वो मेरे से बाहर नहीं गए हैं। आज भी जब स्टेज के ऊपर मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, परिचय दिया जाता है, तब मेरे लिए जो विशेषताएं है उस विशेषताओं को ढाल के जो लेखकीय उपलब्धियां है उनके बारे में कहा जाता है, तो मैं क्या है संकोच के कारण से सिमट ही नहीं जाती हूँ, अंदर से गड़गड़ाने लगती हूँ, डरने लगती हूँ। शायद अचेतन मतलब जो चलता नहीं है, स्टैग्नेटेड होता है, ऐसे अचेतन की किसी परत के नीचे मतलब शरीर के किसी एक कोने में दबा हुआ एक हीन भावना जो है उसके चलते हुए मेरी जो उपलब्धियां है वो सब जो है उनके ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। ये सब मुझे क्या है, तुक्का मतलब वेस्ट कॉइन के जैसे लगते हैं। पिताजी का जो शक का स्वभाव था, जिसको मैं हमेशा गुस्से से दूर करती थी, आज एकाएक अपने अंदर रहने वाले ये खंडित विश्वास जो है, इसकी जो व्यथा है, इसके नीचे दबी हुई वो शक का स्वभाव जो है, इसका झलक आज मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही अपनों के हाथों मतलब अपने ही लोग जो होते हैं उनके हाथों से हुआ विश्वासघात, धोखा जो हुआ है, उसकी जो गहरी व्यथा जो है उसका झलक यहाँ पर दिखाई देता है। उन सभी से उठा हुआ ये शक का स्वभाव है। होश संभलने के बाद से ही जिस पिताजी की किसी न किसी बात पर मेरा हमेशा लड़ाई होती थी, चलती थी, वे ही जाने कितने ही रूपों में आज मेरे अंदर बसे हुए हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में मतलब मारना, और कहीं प्रतिक्रिया, जो भी बात बोलते हैं उसका उल्टा बोलना जो होता है, और
प्रतिच्छाया मतलब उनकी रेप्लिका के जैसे रहने का जो है वो सब भरा हुआ है। केवल बाहरी भिन्नता, बाहर से देखने पर जो भिन्नता दिखाई देती है उसके आधार पर परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले जो है उन सब लोगों को सचमुच इस बात का क्या कभी एहसास नहीं होता है क्या कि हमारे अंदर एक अतीत जो है वो बैठा हुआ है। हम समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ चुके होंगे, दूसरी दिशाओं में चल गए होंगे, परिस्थितियों के दबाव से हमारा रूप बदल चुका होगा, लेकिन क्या कभी सोच सकता है आदमी कि उसके अंदर एक अपनापन जो है, एक पीढ़ियों से आई हुई सभ्यता जो है उससे क्या वो मुक्त हो पाया है, क्या वो दूर हो पाया है। देखो, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपड़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादगी और ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी पर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पौत्र पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। देखो क्या कह रहे पिताजी जो थे उनके डेड अपोजिट के जैसी थी हमारी अनपढ़ माँ। धरती से भी कुछ ज्यादा धैर्य था और सहन शक्ति था शायद उनमें। पिताजी की जो भी मांगे होती थी ज्यादा थी, उसको अपना प्राप्य समझकर और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश मतलब रिक्वेस्ट जो होती है और जिद जो होती है, ये सब अपना फर्ज समझकर बड़े ही सहज भाव से वो स्वीकार करती थी। उन्होंने अपने जिंदगी भर में किसी से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया ही दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव जो है माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग, मतलब कुछ भी ना कर सकने वाला उनका जो त्याग था वो हमारे आदर्श नहीं बन सके। ना उनका त्याग ही, ना उनका सहिष्णुता ही। सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, उनका टॉलरेंस भी हमें नहीं आया, उनका त्याग भी हम लोगों को नहीं आया। कह रहने दीजिए, जो भी ये माता पिता का पुराण है, पौत्र पुराण, इसको यहीं पर समाप्त करके अपनी पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पगड़म पगड़ाई, काली तिलोक, तो कमरे में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। देखिए क्या कह रहे, 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे मनु भंडारी। सबसे बड़ी बहन की जब शादी हुई तब तो ये तो सिर्फ 7 इयर्स के थे, इसलिए उसकी जो याद है वो बहुत ही धुंधली सी है। लेकिन अपने से सिर्फ 2 साल बड़ी बहन सुशीला जो थी, उसके साथ एक घर में बड़े से आंगन जो है उसमें बचपन के सारे खेल खेले थे, जैसे कि सतोलिया हो, लंगड़ी टांग हो, पकड़म पकड़ाई हो, काली टिलो हो। तो कमरे के अंदर गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए थे पास पड़ोस के सहेलियों को सब मिला के। यो खेलने के लिए ये लोग तो अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेलने जाते थे और पतंग उड़ाने का काम भी करते थे।
और कांच पीसकर मांझा सुतना। ये देखो क्या होता है, काइट जो होता है पतंग, उसका धागा जो रहता है उस धागे को ग्लास का पाउडर को कोट करते हैं, ग्लास को तोड़ के उसमें गम मिला के पाउडर कोटिंग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं कांच पीसकर मांझा सुतना। ये काम भी हम लोगों ने किया है। लेकिन भाई लोगों की जो एक्टिविटीज थी वो तो घर के बाहर ही ज्यादा रहता था और हमारी सीमा जो है वो घर के अंदर था। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर के दीवारें सिर्फ हमारे घर के अंदर ही समाप्त नहीं होते थे, बल्कि मोहल्ले के किसी भी घर में जाकर हम लोग खेल सकते थे। उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदी मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। और बल्कि कुछ घर तो क्या है, परिवार के हिस्से ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनके देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर इतनी कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। देखिए क्या कह रहे, आज मुझे बड़े शिद्दत के साथ, मतलब बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपनी जिंदगी खुद जीने वाले ये आधुनिक दबाव में पड़े हुए महानगरों में फ्लैट्स में रहने वाले लोग जो है, इन लोगों को हमारी परंपरागत पड़ोस कल्चर जो है उससे आज अलग कर दिया गया। विच्छिन्न करना मतलब सेपरेट करके रख दिया गया है। ये लोग क्या है, संकुचित हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं और ये लोग असुरक्षित भी हो चुके हैं। मेरी कम से कम 1 डजन आरंभिक कहानियों के पात्र जो है वो सभी इसी मोहल्ले में से निकले हुए, जहाँ पर मैं अपना चाइल्डहुड बिताकर यंगर एज में आई हुई थी। 1-2 कैरेक्टर जो अपने परिवार के हैं, उसे छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स जो है वो इसी मोहल्ले के हैं। बस इनको देखते सुनते इनके पीछे में ही मैं बड़ी हुई हूँ। लेकिन इन लोगों की जो कैरेक्टर्स है उसका जितना गहरा एहसास मेरे ऊपर हुआ था, उसका परिचय मुझे तभी हुआ जब मैं कहानियां लिखने लगी। तो देखो क्या कह रहे, उसी समय के धा साहब नामक आदमी, उनका व्यक्तित्व जो है कैरेक्टर, उसको अभिव्यक्त करने का जो मौका मिला, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का जो मौका मिला, तो उस परिस्थिति में महाभोज नामक कहानी जो मनु भंडारी जी लिखे है, उसमें उन्हें मैंने जीवित कर दिया। तो यह मेरे अपने लिए भी एक आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का।